हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग विराम चिन्हों का प्रयोग का अध्ययन करेंगे। विराम चिन्हों का किस तरह से प्रयोग किया जाता है। विश्व की अन्य भाषाओं की भांति हिंदी भाषा के वाक्यों को भी शुद्ध रूप से लिखने के लिए भाषाविदों ने कुछ विराम चिन्हों की व्यवस्था की है। विराम चिन्हों का निर्धारण निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है। सबसे पहला है हमारा पूर्ण विराम। इसका चिन्ह ऐसा चिन्ह इस तरह पूर्ण विराम का होता है। अब यदि कोई वाक्य प्रश्नवाचक नहीं है, यदि कोई वाक्य प्रश्नवाचक नहीं है अथवा उसमें विस्मयादिबोधक वाक्य नहीं है, प्रश्नवाचक नहीं है और विस्मयादिबोधक नहीं है, तो वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। दूसरा हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा हमारा है प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका निशान ये होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह का ये साइन होता है। यदि किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द हो या प्रश्नवाचकता का भाव हो, प्रश्नवाचक शब्द हो अथवा प्रश्नवाचकता का भाव हो, तो ऐसे वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या कर रहे हो। क्या कर रहे हो, ये इसमें प्रश्नवाचक शब्द है। क्या, क्यों, कैसे आदि प्रश्नवाचक शब्द हैं। तो इसमें पहले वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द है, इसलिए यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। दूसरे वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द तो नहीं है, लेकिन प्रश्नवाचकता का भाव है। देखिए, वो प्रश्नवाचकता का भाव है, इसलिए हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। लेकिन एक चीज और कि अगर वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द तो दिया, प्रश्नवाचक शब्द तो हो, लेकिन प्रश्नवाचकता का भाव न हो, शब्द हो लेकिन भाव न हो, तो वहां पर वह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य नहीं होगा। जैसे तुम अपने पिताजी का कहना माने होते तो जाने आज क्या होते। क्या प्रश्नवाचक शब्द है, क्या प्रश्नवाचक शब्द है, लेकिन प्रश्नवाचकता का भाव नहीं। तुम अपने पिताजी का कहना माने होते तो आज क्या होते। क्या शब्द तो क्या तो है, प्रश्नवाचक शब्द है, लेकिन प्रश्नवाचकता का भाव नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर पूर्ण विराम लगाते हैं। इसके बाद अगला है विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक ये चिन्ह है। इसका विस्मयादिबोधक का चिन्ह ऐसा बनता है। अब यदि कोई वाक्य विस्मयादिबोधक शब्दों के साथ प्रयुक्त किया गया है, यदि कोई वाक्य विस्मयादिबोधक शब्दों के साथ प्रयुक्त किया गया है अथवा विस्मयादिबोधक भाव से प्रस्तुत किया गया है, शब्द के साथ प्रस्तुत किया गया है या कोई शब्द के साथ प्रस्तुत किया गया है या भाव शब्द के साथ प्रस्तुत किया गया है या विस्मयादिबोधक भाव हो, तो वहां
पर विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हाय हाय वह मर गया, गजब हो गया। अब यहां पर हम देखें हाय, क्योंकि ये विस्मयादिबोधक शब्द है, हाय विस्मयादिबोधक शब्द है, तो उसके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा। लेकिन यहाँ पर विस्मयादिबोधक का चिन्ह नहीं है, शब्द नहीं है, केवल भाव है, इसलिए लास्ट में वाक्य के लास्ट अंत में हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला हमारा है अर्धविराम। अर्धविराम चिन्ह ये साइन होता है अर्धविराम चिन्ह का। अर्धविराम चिन्ह यदि एक कर्ता से संबंधित कई उपवाक्य दिए हों तो उन उपवाक्यों को एक दूसरे से अलग करने के लिए, यदि कर्ता से संबंधित एक कर्ता से संबंधित कई उपवाक्य दिए गए हैं तो उन उपवाक्यों को एक दूसरे से अलग करने के लिए हम अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे वह धनवान था, गुणवान था, बलवान था, शीलवान था, इन सब से बढ़कर वह चरित्रवान था। अब एक कर्ता एक है, इस कर्ता से संबंधित कई उपवाक्य दिए गए हैं, इन उपवाक्यों को एक दूसरे से अलग करने के लिए हम अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक, फिर इसके बाद हम अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग अल्पविराम चिन्ह कॉमा किसी वाक्य में और शब्द की आवृत्ति को हटाने के लिए, किसी वाक्य में और शब्द की आवृत्ति को हटाने के लिए हम अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। किसी वाक्य में और शब्द की आवृत्ति को हटाने के लिए हम अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे राम, श्याम, मोहन और रमेश फिल्म देख रहे हैं। इसमें और राम और श्याम और मोहन और तो और शब्द को हटाने के लिए हमने यहाँ पर कॉमा का प्रयोग किया, अल्पविराम का प्रयोग किया। फिर जहाँ वाक्य में थोड़ा सा अल्प ठहराव हो या थोड़ी सी रुकावट हो, वहां पर भी हम अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। वाक्य में थोड़ी सी ठहराव होता है, थोड़ी रुकावट होती है, वहां पर हम अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे सुनो, इधर आओ, सुनो, इधर आओ। सुनो के बाद थोड़ा सा ठहराव हुआ, थोड़ा सा रुके, फिर इसके बाद हम
इधर आओ बोले तो सुनो और इधर के बीच में अल्पविराम का प्रयोग होगा। एक और है इसका प्रयोग में, यदि दो वाक्यों को जोड़ते समय, यदि दो वाक्यों को जोड़ते समय बीच में क्योंकि, लेकिन, किंतु, परंतु आदि शब्द का प्रयोग किया गया हो, इन शब्दों के पहले वाले शब्द के नीचे अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, किसी वाक्य को जोड़ते समय बीच में क्योंकि, लेकिन, किंतु, परंतु, फिर भी आदि शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इन शब्दों के पहले वाले शब्द के नीचे अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं भी वहां नहीं गया, क्योंकि तुम नहीं गई। मैं भी वहां नहीं गया एक वाक्य है, मैं भी वहां नहीं गया दूसरा वाक्य है, तुम नहीं गए। दोनों वाक्य को जोड़ते समय क्योंकि के पहले हम अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। फिर अगला है हमारा उद्धरण चिन्ह। अगला है हमारा उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह का, जिसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार का होता है। पहला एकाकी उद्धरण चिन्ह, इसी को हम बोलते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। एकाकी उद्धरण चिन्ह को हम लोग बोलते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। यदि कोई लघु शीर्षक हो, यदि कोई लघु शीर्षक हो अथवा कोई उपाधि हो, लघु शीर्षक हो अथवा उपाधि हो, इसके लिए हम एकाकी उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसका चिन्ह ऐसे होता है, ये वाक्य के ऊपर ऐसे लगा देते हैं। जैसे एक लाइन में ही दोनों हम देख लेते हैं। जैसे रामधारी सिंह दिनकर ने उर्वशी की रचना की। रामधारी सिंह दिनकर ने उर्वशी की रचना की। रामधारी सिंह नाम है, लेकिन दिनकर उपाधि है सिंगल इन्वर्टेड के अंदर। उर्वशी आपका लघु शीर्षक है। उर्वशी में भी आपने सिंगल इन्वर्टेड लगाया, ने उर्वशी की रचना की। फिर इसी के बाद उद्धरण चिन्ह में एक दूसरा आता है, इसको बोलते हैं द्विरुक्त उद्धरण चिन्ह। ये एकाकी था, ये द्विरुक्त उद्धरण चिन्ह, यही दो लगता है, यही द्विरुक्त होता है। इसको कहाँ लगाते हैं? किसी वक्ता का जो कथन है, किसी वक्ता का जो कथन है, ठीक उसी के शब्दों में व्यक्त करने के लिए, उसी के शब्दों में कहने के लिए हम द्विरुक्त उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे गुरुजी ने कहा सूरज पूरब में निकलता है। अब गुरु जी के शब्दों में हूबहू
को नहीं कहना, कुछ इन शब्दों को कहना। तो हम लोग कहा के बाद में ये डबल इन्वर्टेड लगा देते हैं, इसी को हम द्विरुक्त उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। फिर इसके बाद हम लोग प्रयोग करते हैं योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। योजक चिन्ह का मतलब डैश, योजक चिन्ह डैश, ऐसे योजक चिन्ह। यदि कोई शब्द द्विरुक्त समुच्चारित होता है, द्विरुक्त यानी एक ही शब्द को दो बार लिखा जाता है, द्विरुक्त समुच्चारित होता है अथवा द्वंद्व समासीय होता है, द्विरुक्त हो अथवा द्वंद्व समासीय होता है तो बीच में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे बार बार, धीरे धीरे, द्वंद्व समासीय में जैसे माता पिता, भाई बहन, ये हमारा यहाँ पर हमें योजक चिन्ह का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। फिर एक चीज और है, जहाँ पर योजक चिन्ह की अनिवार्यता भी हो और अगर उसका हम प्रयोग नहीं करेंगे तो उसका अर्थ बदल जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे हूबहू, जैसे हूबहू लिखना है तो हु डैश ब, हूबहू। भू परिष्करण, भू परिष्करण, यहाँ पर हमें योजक चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। फिर अगला आता है हमारा विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह, इसमें ऐसे ये चिन्ह, ये विवरण चिन्ह नहीं, बिंदी इस तरफ पे लगेगी, ये ऐसे विवरण चिन्ह। किसी कथन अथवा वाक्यांश, किसी कथन अथवा वाक्यांश को व्याख्यात्मकता प्रदान करने के लिए हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हिंदी शिक्षण का अर्थ, इसको व्याख्यात्मकता या वाक्यांश को व्याख्यात्मकता प्रदान करने के लिए, हिंदी शिक्षण का अर्थ बताने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। फिर अगला है हमारा कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग, कोष्ठक ब्रैकेट, कोष्ठक चिन्ह, ये ब्रैकेट, इसे कोष्ठक चिन्ह कहते हैं। किसी शब्द को स्पष्ट करने के लिए हम कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे नेताजी, नेताजी ब्रैकेट में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। ये हमारा कोष्ठक चिन्ह, कोष्ठक में हमने ये इस शब्द को, नेताजी को स्पष्ट करने के लिए हमने कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया। फिर हमारा संकेत चिन्ह, संकेत चिन्ह ये संकेत चिन्ह, संकेत चिन्ह, इसका भी चिन्ह ऐसा ही होता है, योजक चिन्ह की भांति यह होता है, परंतु योजक चिन्ह से लंबा होता है। योजक चिन्ह छोटा होता है, ये थोड़ा सा बड़ा होता है। यह
योजक चिन्ह से बड़ा होता है। शब्दों के बाद और उदाहरण देने के पहले, शब्दों के बाद और उदाहरण देने के पहले संकेत चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने लिखा जैसे, जैसे जो हमने लिख दिया ये हमारा संकेत चिन्ह है। फिर इसके बाद संसूचक चिन्ह, संसूचक चिन्ह, संसूचक चिन्ह, इसमें दो बिंदी होती है विसर्ग की तरह, विसर्ग की तरह दो बिंदी का प्रयोग करते हैं। शीर्षक शब्द के बाद, शीर्षक शब्द के बाद कोई विशेष सूचना देने के लिए, शीर्षक शब्द के बाद कोई विशेष सूचना देने के लिए हम संसूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे ये हमने लिखा शीर्षक, शीर्षक के बाद हमने निशान बनाया संसूचक चिन्ह का, और शीर्षक के बाद फिर हमने लिखा मंत्र। जो भी शीर्षक के बाद हम कोई विशेष सूचना देने के लिए कि शीर्षक, इस शीर्षक को हम पढ़ाने जा रहे हैं, यह हमारा संसूचक चिन्ह का प्रयोग। फिर इसके बाद तुल्योगिता चिन्ह, तुल्योगिता चिन्ह, तुल्योगिता चिन्ह, इसका चिन्ह होता है बराबर का जो साइन होता है, बराबर का जो चिन्ह होता है वही तुल्योगिता चिन्ह होता है। जहां किसी शब्द का प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं वहां पर तुल्योगिता, तुल्य, तुल्य माने समान, प्रतिरूप, प्रतिरूप माने उसके रूप के समान प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं, वहां पर इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे रात्रि का होता है निशान, दिवस का होता है दिन। ये हमारा यहाँ पर तुल्योगिता चिन्ह का प्रयोग। फिर इसके बाद संक्षेपण चिन्ह, एक अगला है हमारा संक्षेपण चिन्ह। संक्षेपण इस समय आपने इसका अत्यधिक प्रयोग किया है। संक्षेपण चिन्ह एक बिंदी होती है और एक, दोनों आप ध्यान देंगे, एक बिंदी होती है और दूसरे में छोटी सी गोली बनती है, दो तरह का चिन्ह होता है, दोनों आप ध्यान दीजिएगा। यदि किसी शब्द का संक्षेपण करना हो तो संक्षेपण चिन्ह या रिक्तिका, दो संक्षेपण चिन्ह या रिक्तिका का प्रयोग किया जाता है। अगर हम अंग्रेजी के शब्दों का संक्षेपण करते हैं, अंग्रेजी के शब्दों का संक्षेपण करते हैं तो ये वाला लगाते हैं PTO, प्लीज टर्न ओवर, ये PTO। अगर हिंदी का प्रयोग करते हैं तो कृपा उ, कृपया पन्ना उलटिए। फिर इसके बाद एक और है, इसको बोलते हैं लोप विराम चिन्ह, लोप विराम चिन्ह। लोप विराम, लोप विराम में डैश, ऐसे बिंदी 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 फिर से डॉट डॉट रख देते हैं, इसको बोलते हैं लोप विराम। इसी को बोलते हैं वर्जन चिन्ह भी कहते हैं। लोप विराम में कुछ अंश के लुप्त रहने का बोध होता है। किसी अवतरण का कोई भी अंश अप्रकाशित रूप से रहता है या आगे पीछे का अंश लिख करके और बीच का उस जो अंश होता है उसमें हम इस चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। जैसे मैं तो जितना कहता हूं, जितना कहता हूं उतना
करता भी हूं, तू, तो। आगे हमने कहा नहीं, ये लोप कर दिया। या अगर हम कोई पाठ पढ़ रहे हैं तो उसमें हमने लिख दिया संध्या का समय था, संध्या का समय डैश 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 चली गई। या हमारा ये लोप विराम का प्रयोग किया गया है। और एक अंत में एक लास्ट विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिसका जो त्रुटि विराम के नाम से जाना जाता है। त्रुटि विराम, इसे हंस पद भी कहते हैं, इसे हम हंस पद भी कहते हैं। जब कोई अक्षर अथवा वाक्य का प्रकाशन किया जाता है और लेख में जहाँ छूटा हुआ भाग होता है उसको दिखलाना होता है, वहाँ त्रुटि विराम देकर, त्रुटि विराम का चिन्ह लगाकर उस वाक्य के ऊपर अथवा किनारे कहीं हाशिए में उसको लिख दिया जाता है। जैसे मैं कल जाऊंगी। अब यहाँ पर बाजार छूट गया, हंस पद लगाया, चाहे ऊपर हमने बाजार लिखा और चाहे हाशिया में यहाँ पर हमने बाजार लिखा, ये हमारा त्रुटि विराम है। ये हमारा विराम चिन्हों का प्रयोग समाप्त हुआ। अगले में आपको हम वर्तनी का प्रयोग और वर्तनी की अशुद्धियों के बारे में बताएंगे, जहाँ पर ये हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं में अक्सर आया करता है। और इसका प्रयोग आप एक बार अगर आप अगला वीडियो देखिएगा तो आप पेन और कॉपी जरूर लेकर के बैठिएगा, जिससे आप लिखते भी चलें साथ साथ में और समझते भी चलें। हमारा वीडियो कैसा लगा आपको? अगर पसंद आया हो तो लाइक की बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।